हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 2 के देखिए जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू हैं, यानी जितने मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो हम आपको आज की इस वीडियो में यहाँ पे पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, गोल जीवाणु होते हैं। तो गोल जीवाणु आपको याद रखना है कैसे होते हैं, कोकाई होते हैं। मतलब कोकाई को ही हम गोल जीवाणु या कोकस को ही हम गोल जीवाणु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं में श्वसन का स्थल है। मतलब जीवाणुओं में श्वसन किसके द्वारा होता है, तो आपको बताना है मीसोसोम जो होती है यह एक संरचना पाई जाती है जिसके द्वारा श्वसन की प्रक्रिया होती है किसी भी बैक्टीरिया के अंदर। अगला प्रश्न है, गोलाकार जोड़े वाले जीवाणुओं को क्या कहते हैं। तो यदि गोलाकार जीवाणु जोड़े में पाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डिप्लोकोकस। तो ऑप्शन नंबर डी को यहां पे आपको क्या कर लेना है, करेक्ट कर लेना है। अगला प्रश्न है कि प्लाज्मिड पाए जाते हैं। तो प्लाज्मिड हमेशा आपको याद रखना है किसमें पाए जाते हैं, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं के अंदर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं में रूपांतरण की खोज किसने की थी। तो जीवाणुओं में रूपांतरण की खोज की थी किसने, ग्रिफिथ ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि कौन सा बैक्टीरिया जो है ये दूध से दही बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस जो ये बैक्टीरिया होता है जो कि दूध से दही बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, नील हरित शैवालों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए रूपांतरित रचना होती है। एक विशेष प्रकार की रूपांतरित रचना का निर्माण होता है किसके अंदर, किसी भी प्रकार से जो नील हरित शैवाल होते हैं यानी जो ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए एक रचना पाई जाती है जिसका नाम क्या है। तो आपको याद रखना है हिट्रोसिस्ट। ऑप्शन नंबर बी यहां पे आपको करेक्ट कर लेना है, हिट्रोसिस्ट क्या है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं में लैंगिक जनन होता है। तो जीवाणुओं में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपको यहां पे क्या कर लेना है, करेक्ट कर लेना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है। आपको यहां पे बताना है कि कौन सा ऐसा रोग है जो कि जीवाणुओं के माध्यम से फैलता है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। जो टीबी रोग होता है, ट्यूबरकुलोसिस, ये बेसिकली किसके द्वारा फैलता है, जीवाणुओं के द्वारा फैलता है यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। इसके अलावा जितने भी रोग हैं, छोटी माता, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, ये सभी के सभी वायरस के द्वारा होने वाले रोग होते हैं। अगला प्रश्न है, किसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। तो देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका भित्ति किसके अंदर नहीं पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर बी यहां पे क्या है, करेक्ट है, माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो होती है यह मुख्य रूप से किसमें पाई जाती है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है यह कहां पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंत में यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस जीव में पादप एवं जंतु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, युग्लिना। इसीलिए युग्लिना को हम क्या कहते हैं, पादप व जंतु के बीच की कड़ी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रोटिस्टा में किस स्तर का संगठन पाया जाता है, यानी बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है किसी भी प्रोटिस्टा के अंदर। तो प्रोटिस्टा के अंदर हमेशा आपको याद रखना है कि जीव द्रव्य स्तर का यानी प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का कोशिका संगठन पाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानव निंद्रा रोग का वाहक है। तो देखिए मानव जो निंद्रा रोग होता है उसका वाहक क्या होता है। तो आपको याद रखना है टीसी मक्खी। ऑप्शन नंबर बी यहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटिस्टा शब्द किसने दिया था। तो प्रोटिस्टा शब्द आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट हो जाएगा, अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। किसने दिया था, तो अर्नेस्ट हेकल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि प्रथम यूकैरियोट्स थे। तो आपको बताना है कि ऐसे कौन से जीव थे जो कि सबसे पहले इस धरती पर प्रकट होने वाले यूकैरियोट्स थे, मतलब कि यूकैरियोटिक जीव थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत एक ऐसा जगत था जिसके अंतर्गत आने वाले सभी जो जीव थे वो कैसे थे, एक कोशिकीय तो थे ही साथ ये कैसे थे, यूकैरियोटिक थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से खाद्य कवक है। एक कवक का नाम बताना है जो कि खाद्य के रूप में भी यूज किया जाता है, अर्थात खाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एगैरिकस। अगला प्रश्न है, टिक्का रोग होता है। तो टिक्का रोग हमेशा आपको याद रखना है कि ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली के अंदर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगला प्रश्न है, कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है। तो कवकों की कोशिका भित्ति बेसिकली काइटिन की बनी होती है। कभी कभी आपको काइटिन के साथ में सेल्यूलोज भी मिल जाता है, काइटिन एवं सेल्यूलोज की, क्योंकि थोड़ी बहुत मात्रा सेल्यूलोज की भी होती है। तो आपको बताना है काइटिन व सेल्यूलोज की। लेकिन यदि सेल्यूलोज ऑप्शन में नहीं मिलता तो काइटिन की मेन बनी होती है किसकी, कवकों की कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है, कवकों में संचित भोजन होता है। तो कवकों में संचित भोजन किसके फॉर्म में होता है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि यह
ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। अगला प्रश्न है बैक्टीरिया नाम किसने दिया? तो देखिए बैक्टीरिया की खोज तो की थी ल्यूवेनहॉक ने, लेकिन बैक्टीरिया नाम किसने दिया? अहेरेनबर्ग ने दिया था। अगला प्रश्न है सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुई पास्चर। कौन है? लुई पास्चर। अगला प्रश्न है माइकोप्लाज्मा किस प्रकार के जीवाणु है? तो माइकोप्लाज्मा हमेशा आपको याद रखना है कि यह एक प्रकार की ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है और यह सबसे छोटी बैक्टीरिया, या आप ये कह सकते हैं कि सबसे छोटी कोशिका यदि कोई होती है तो वो होती है माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं। अगला प्रश्न है निमोनिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो निमोनिया रोग आपको याद रखना है कि डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है जीवाणुओं में पारक्रमण की खोज किसने की थी? तो जेंडर एवं लेडरबर्ग ने की थी। इसके बाद अगला प्रश्न है श्वसन के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको याद रखना है 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषी जो प्रोटिस्टा है उसका आपको एक एग्जाम्पल देना है। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? यूग्लिना। यूग्लिना एक प्रकार का प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है, यानी प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाला जीव है और इसके अंदर होते हैं क्लोरोफिल, जिस कारण से इसमें प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी होती है। अगला प्रश्न है अमीबियासिस रोग जो होता है इससे ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं उनका मल कैसा हो जाता है? तो हमेशा आपको याद रखना है कि यदि अमीबियासिस रोग हो गया किसी व्यक्ति के अंदर तो उसका मल कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा, यानी कि एसिडिक हो जाता है। अगला प्रश्न है किस जगत को हम वर्गीकरण का कूड़ादान कहते हैं, यानी डस्टबिन ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं? तो किस जगत को हम कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है प्रोटिस्टा जगत को हम क्या कहते हैं? वर्गीकरण का कूड़ादान कहते हैं। अगला प्रश्न है विषाणु को क्रिस्टल के रूप में किसने प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेनले ने। किसने प्राप्त किया है? स्टेनले ने। अगला प्रश्न है जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले विषाणु कहलाते हैं, अर्थात ऐसे वायरस या विषाणु जो कि जीवाणुओं के ऊपर आक्रमण करते हैं यानी उन्हें संक्रमित करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु भोजी, जिनको कि हम बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं। तो बैक्टीरियोफेज देखिए नाम में इसके बैक्टीरिया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का क्या होता है? वायरस है, यानी कि एक विषाणु होता है। अगला प्रश्न है आधुनिक कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटॉन डी वेरी को। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि एक ऐसे कवक का नाम लिखना है जिसमें कवक जाल का अभाव होता है। तो कवक जाल का अभाव किसमें होता है? तो यीस्ट के अंदर होता है। यीस्ट एक ऐसा कवक है जिसमें कवक जाल जो होता है वो अब्सेंट होता है। अगला प्रश्न है चरक संहिता के लेखक हैं। तो चरक संहिता के लेखक आपको याद रखना है कौन है? चरक संहिता के लेखक है महर्षि चरक। अगला प्रश्न है कैप्सिड की इकाई को हम क्या कहते हैं? तो कैप्सिड की इकाई कहलाती है कैप्सोमियर। अगला प्रश्न है विषाणु की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इवानोवस्की। इवानोवस्की ने की थी सबसे पहले किसकी खोज? वायरस यानी कि विषाणुओं की खोज। अगला प्रश्न है रासायनिक रूप से विषाणु होते हैं। तो विषाणु आपको याद रखना है कि ये न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। अगला प्रश्न है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? मतलब बायोलॉजी की जिस शाखा के अंतर्गत हम कवकों का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं माइकोलॉजी, या आप हिंदी में कह सकते हैं कवक विज्ञान। अगला प्रश्न है कि सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं किसे कहते हैं? वायरस को कहते हैं, यानी कि विषाणुओं को कहते हैं, क्योंकि वायरस के अंदर सजीव व निर्जीव दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दो अलग अलग परजीवियों पर अपना चक्र पूर्ण करने वाले कवक का नाम लिखिए। तो ऐसा कौन सा कवक है जो कि अलग अलग प्रकार के परजीवियों के ऊपर आश्रित रहता है और उनसे अपने भोजन की प्राप्ति करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्सिनिया ग्रैमिनस। क्या हो जाएगा? पैक्सिनिया ग्रैमिनस जो है ऐसा एक प्रकार का फंगाई होता है जो कि अलग अलग प्रकार के परजीवियों के ऊपर आश्रित रहता है। अगला प्रश्न है काष्ठ को सड़ाने वाले कवक का नाम लिखिए। एक ऐसे कवक का नाम बताना जो कि काष्ठ यानी कि लकड़ियों को सड़ाने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलीपोरस। क्या हो जाएगा? पॉलीपोरस। अगला प्रश्न है देखिए जैव वर्गीकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंप एवं गिल्ली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वर्गीकरण किसने दिया? तो प्राकृतिक वर्गीकरण आपको याद रखना है कि बेंथम एवं हुकर ने दिया था। किसने दिया था? बेंथम एवं हुकर ने। अगला प्रश्न है वर्गीकी के जनक कौन है? तो वर्गीकी के जनक यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस लिनियस। अगला प्रश्न है जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा R.H. व्हिटेकर। अगला प्रश्न है जैव वर्गीकी शब्द किस वैज्ञानिक की देन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूलियन हक्सले।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। अगला प्रश्न है आयुर्वेद के जनक कौन है, तो हो जाएगा महर्षि चरक। इसके बाद एक आखिरी प्रश्न है 3 डोमेन पद्धति किसने प्रस्तुत की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल ऊज। तो देखिए यहां पे 50 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिनको कि आपको तैयार करना है, और चैप्टर 2 से यदि आप इन 50 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते तो डेफिनेट रूप से आपसे चैप्टर 2 की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।